हल्द्वानी में 500 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर शुरू। सीएम रावत ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सेंटर में 325 ऑक्सीजन बेड शामिल। युवा पर्वतारोही 26 वर्षीय मनीष ने एवरेस्ट किया फतेह। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। गांव में खुशी की लहर। कोरोना के जंग में ढाल बनी उत्तराखंड की पुलिस की सराहना। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा ने सराहा। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर। 8 जून से आरटीओ दफ्तर में कामकाज होगा शुरू। लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा था लाइसेंस का काम। नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आपनों उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा स्थापित 500 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रही थी। वहीं 10,000 वर्ग फीट में बनाए गए इस आधुनिक सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर में 325 ऑक्सीजन बेड, 125 आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए अलग से वार्ड के साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। इसमें ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के मरीजों के लिए भी अलग से वार्ड बनाया गया है। डीआरडीओ द्वारा ये कोविड केयर सेंटर मात्र 3 सप्ताह में तैयार किया गया है। अब इसका क्लिनिकल मैनेजमेंट डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से ये कोविड केयर सेंटर जल्द बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस कोविड केयर सेंटर की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में इस कोविड केयर सेंटर के बनने से कुमाऊं मंडल के लोगों को इलाज कराने में सुविधा होगी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड को देखते हुए प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं की हैं, कोई हल्द्वानी में ही नहीं, हर एक स्थान पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध हैं और आज ये 500 बेड का ये अस्पताल है, 150 बेड का एक अस्पताल है और 500 बेड का एम्स के बगल में ऋषिकेश में अस्पताल है। भगवान न करे अगर तीसरी वेव आती है तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड पूरी तरह उसके मुकाबले के लिए तैयार है। हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। मैं इसके लिए सभी अपने वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और डीआरडीओ ने जिस तरीके से इस कार्य को किया है, निश्चित रूप से तारीफे काबिल है। बहुत ही अच्छे ढंग से गुणवत्ता के साथ अस्पताल को बनाया गया है। आप यहाँ पर रहने वाला है और पूरी सुविधाएं यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि भारत सरकार ने एक इतिहास रचा है जिसमें हमारी सरकार जो उत्तराखंड सरकार है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, पानी है और रोड सड़क इसकी व्यवस्था कर रही है और बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो उनको हम आभार प्रकट करते हैं कि इतना बड़ा प्लांट उन्होंने हमको दिया है, ऐसी शुरुआत की है। अब यहाँ पर कितनी बड़ी वेव क्यों नहीं आ रही हो, उसके लिए हमारे पास सबसे पुख्ता बंदोबस्त हो चुका है। गढ़वाल मंडल के लिए ऋषिकेश में और कुमाऊं मंडल के लिए यहाँ हल्द्वानी में। और अगर थर्ड वेव आती भी है बच्चों वाली तो उसके लिए भी यहाँ पर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, 200 बेड। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वर्तमान में बंगाल में जैसे हालात हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते बीजेपी का दायित्व है कि वो बंगाल के बिगड़ते वातावरण की सच्चाई से देशवासियों को अवगत कराए ताकि जम्मू कश्मीर जैसी परिस्थितियां बंगाल में न हो।
मंगलवार को चुनाव के बाद बंगाल विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता कैलाश विजयवर्गीय ने उक्त बातें कही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंदू समाज को कतिपय कट्टरपंथियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इन घटनाओं से समाज को सबक लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में हार जीत का प्रश्न नहीं, बंगाल में उपजे हालात राज्य के साथ ही देश के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रखर राष्ट्रवाद के अगुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बांग्ला बचाओ के लिए काम किया था। बीजेपी के लिए लोग मुखर्जी के कार्यकालों से आगे बढ़ाते हुए बंगाल को बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहरी विकास और आवास मंत्री बंशीधर भगत ने जीतपुर नेगी गांव कॉलोनी का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लगभग 60 साल से निवासरत जीतपुर नेगी कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि जीतपुर नेगी पूरा गांव ग्राम पंचायत था, यहां अपना प्रधान भी हुआ करता था, लेकिन नगर निगम बनने पर जीतपुर गांव नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। जीतपुर गांव के जीतपुर कॉलोनी को वन भूमि बताते हुए नगर निगम में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों के प्रमाण पत्र बनाने हेतु प्रत्येक सोमवार को पंचायत भवन में पटवारी और सेक्रेटरी को बैठाने के निर्देश उप जिलाधिकारियों और बीडीओ को दिए हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग पर कॉलोनी में विद्युत पोल लगाने का प्रस्ताव देने को कहा, ताकि विद्युत पोल आवंटित भी किए जा सके। ये लगभग 56 से यहाँ बसे हुए हैं, इनको पट्टा दिया गया था, तब 29 परिवार थे, अब ये करीब 300 परिवार से ऊपर हैं। अभी तक ये ग्राम सभा में वोट देते आए हैं, ग्राम सभा के मतदाता रहे हैं जीतपुर में की। लेकिन जैसे ही ग्राम सभा से ये क्षेत्र नगर निगम में गया तो इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया और इनसे कहा गया तुम फॉरेस्ट में। वहीं युवा पर्वतारोही 26 वर्षीय मनीष कसनियाल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने अपनी महिला साथी सिक्किम की मनीता प्रधान के साथ विषम परिस्थितियों में ये उपलब्धि हासिल की। उनके एवरेस्ट फतेह करने की सूचना के बाद उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। कासनी निवासी मनीष ने मंगलवार सुबह 5 बजे समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। मनीष सोमवार रात 10 बजे बेस कैंप 4 पर एवरेस्ट फतेह के साथ अपने साथी के साथ पर्वतारोही मनीषा टुकते और कमी शेरपाओं के साथ वो निकले थे। मंगलवार सुबह 5 बजे उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिख दिया है। वो मंगलवार देर रात तक बेस कैंप 2 और बुधवार को बेस कैंप में पहुंचे हैं। इस अभियान के लिए मनीष 28 मार्च को दिल्ली से नेपाल निकले थे। 6 अप्रैल से उन्होंने अभियान के लिए कड़ा प्रशिक्षण लिया और इस अभियान दल को केंद्रीय युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली अहम खबरों की ओर। खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखने का अभियान यहां के शिक्षित युवाओं ने चलाया है। इसी कड़ी में आज विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फैली गंदगी साफ करने के साथ दीवार पर पेंटिंग कर पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने का संदेश देने का काम किया गया है। इस बारे में जब युवा टीम से पूछा गया तो उनका कहना था कि सरकार स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज हालात जस के तस बने हुए हैं। उनका मुख्य मकसद है जहां पर भी लोग गंदगी डाल रहे हैं उस जगह को साफ स्वच्छ करके वहां पर वॉल पेंटिंग कर पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना। पर्यावरण को साफ स्वच्छ रहेगा तभी हमारा गांव और हमारा देश स्वस्थ रहेगा, ये तमाम लोगों ने कहा। ये बेसिकली हम ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं ताकि जहाँ पे कूड़ा डलता था यहाँ पे अब कूड़ा ना डलकर ये जगह थोड़ी और सुंदर बन जाए। यहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाए। यहाँ पे अभी हम बेंचेस लगाने वाले हैं 2-3, तो उससे क्या रहेगा कि अगर कोई कूड़ा भी डालेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, वॉल इतना सुंदर है, इतना ब्यूटिफिकेशन किया, इतनी मेहनत की है, बेंचेस लगे हैं, तो ये चीज़ आगे से ना हो इसलिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा कुछ नहीं, बस आसपास कितना कूड़ा करकट रहता है तो सोचा कि सबको इसकी चिंता है बट कोई आगे आकर कोई काम नहीं करता है, तो सोचा कि हम क्यों ना करें। सरकार या कोई संस्था आपकी मदद कर रही है इस काम में? हाँ, संस्था ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था पहले, बट हमने ये चीज़ ग्राम प्रधान के आगे रखी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये 11 तारीख से डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो जाएगा। बट मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार इतनी सक्षम है, अगर मोदी जी कहते हैं कि पूरा स्वच्छता अभियान चलना चाहिए पूरे इंडिया में, तो वो रूट लेवल पे क्यों नहीं शुरू होता है? हमारी सरकारें उसके लिए काम क्यों नहीं करती है? क्या हमारे पास इतना पैसा नहीं आता है कि वो उस चीज़ को हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सके? मतलब अगर पैसा खाना है तो अब ठीक है, एक छोटी लिमिट में खा सकते हैं ना, इतना क्या पैसा आप खाते हैं कि आप कहीं उस चीज़ को इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। आपके पास पैसा ही नहीं बचता है, ना डस्टबिन के लिए, ना डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, ना अवेयरनेस के लिए। इनके कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है। आज तक मैं विकासनगर में रहती हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा उनकी तरफ से कि कोई डोर टू डोर जाता है, पैम्पलेट्स लेके जाता है। मैंने कितनी सिटीज़ में मैं रही हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है सरकार इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाती है एनजीओज़ के साथ मिलकर, बट यहाँ के लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनको सरकार में आना है और बस। देश के कोरोना वायरस से जंग जारी है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति है। कोरोना संक्रमण काल में पुलिस के सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस हर चुनौती को पार कर समाज में पुलिस कर्मियों की भूमिका की नई इबारत लिख रही है। एक सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मिशन हौसला की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। चाहे कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना हो या फिर जरूरतमंद को अनाज और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना, पुलिस के जवान हर वक्त जनता की सेवा में तत्पर हैं। मिशन हौसला के तहत पुलिस के जवानों ने सांसों के लिए लड़ रहे मरीजों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जीवन रक्षक दवाएं तक पहुंचाई है। जिन कोरोना मरीजों को मौत के बाद उनके अपनों ने छोड़ दिया था, उत्तराखंड पुलिस उन मरीजों को अंतिम विदाई भी दे रही है। कोरोना से मरने वालों का दाह संस्कार भी करा रही है। इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा ने भी एक वीडियो जारी कर उत्तराखंड पुलिस के काम की सराहना की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। एक अजीब सा समय है। एक तरफ जिंदगी का डर, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता जो इंसानियत को सता रही है। ऐसे में एक शब्द है हौसला, जो उम्मीद जगाती है, जिंदगी में एक नई किरण दिखाती है, भरोसा दिलाती है। उत्तराखंड पुलिस का मिशन हौसला सचमुच नतमस्तक हूं उसके सामने। जब भी जरूरत पड़ी, बीमार को ऑक्सीजन, दवा, लाचारों को अनाज और जरूरत की चीजें। इसलिए कहता हूं, इंसान हो, इंसानियत का ख्याल रखो। बाकी तो उत्तराखंड पुलिस आपके साथ है। जिंदाबाद उत्तराखंड पुलिस, जिंदाबाद इंसानियत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ।
क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते, ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे, इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दाल बेची जा रही है और ये बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। हालत ये है कि डिपुओं को सप्लाई की गई दाल में से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने दाल भी खरीदी है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सपायरी डेट की दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। मुख्यमंत्री दाल योजना के तहत विभाग की ओर से पिछले साल प्रत्येक राशन कार्ड पर 2-2 किलो दाल, 1 किलो साबुन उड़द और 71 रुपए और 1 किलो साबुत मसूर दाल 62 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशन उपभोक्ताओं को दी गई है। कई उपभोक्ताओं ने इस दाल को खरीदने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसके बाद से ये दालें डीलरों के यहाँ खराब पड़ी हैं। इस बीच विभाग की ओर से फिर से कुछ डीलरों को दाल आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। राशन डीलरों ने विभाग के अधिकारियों को बताया कि दाल खरीदने में उपभोक्ता ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पहले की रखी हुई दाल अभी भी दुकानों में खराब हो रही है, इसलिए दालें ना भेजी जाएं। दालों की शिकायत ये है कि 6-6 महीने उस तरह होगी उनकी, और जो है घर में जब कस्टमर ले, हम भी दे देते हैं ज़बरदस्ती, तो घर में ले जाते हैं, उसमें जो है कीड़े मकोड़े निकलते हैं पानी में डालते ही। आप डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि भाई ये तो पेट को भी ख़राब कर देंगे, इसको भी ये ख़राब कर देंगी। अरे वैसे भी कोरोना से आधे आदमी मर ही रहे हैं, और ये भी गवर्नमेंट की, मुझे तो यही लग रहा है ये भी पॉलिसी मारने की ही है। ये तो देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को, भाई ये दाल जो है फेंकने योग्य है या बांटने योग्य है। 4 महीने से ये पड़ी हुई है, 4 महीने से हम बोल रहे हैं। ये दाल मेरे ख्याल से कम जो है 1 साल पुरानी दाल है, और वो जो है अधिकारी में तालमेल नहीं किसी अधिकारी में, ऊपर से जो है उनको तो जो MI है, SMI है, कहेंगे बांटो हम देख लेंगे, बांटो। और वो बेचारे क्या करें आप ये बताइए, क्योंकि वो पैसा वो तो पे नहीं कर सकते ना। अगर हमारा खराब हो जाती है तो नहीं कर सकते, तो छोटे के कर्मचारी हैं। ये RFC है, सबसे बदमाश है RFC, सबसे बदमाश तो इनकी वो है लता मिश्रा, डिप्टी RMO है। लालकुआ कोतवाली निकटवर्ती क्षेत्र बेरी पड़ाव स्थित गोला गेट में पिछले लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे पर SOG छापेमारी करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कल देर शाम लालकुआ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में SOG और लालकुआ पुलिस की संयुक्त टीम ने बेरी पड़ाव के खुरिया खत्ता क्षेत्र में छापेमारी कार्रवाई की है, जहां से उन्होंने जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 97,400 रुपए भी बरामद किए। इतना ही नहीं, जुआ खेलते समय मौजूद व्यक्तियों ने न तो मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने सभी पर महामारी अधिनियम के साथ साथ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेरी पड़ाव में कुछ लोग जो है वहाँ पर अवैध जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर हमारी जो SOG की टीम है और हमारी हल्दूचौड़ पुलिस ने मिल करके वहाँ पर कार्रवाई करी, और उसमें 7 अभियुक्त गणों को हमने गिरफ्तार किया है, और हमने जो है 97,400 रुपये उनके फड़ से जुआ खेलते हुए बरामद किया है। इनके धारा से मुकदमा पंजीकृत है, और अभी क्या करना? देखिए, इनके द्वारा जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था, और जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो वहीं हरिद्वार में रुड़की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। इसकी जानकारी देते हुए SSP हरिद्वार ने बताया कि रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 8 बाइक भी बरामद हुई है। ये गिरोह देहरादून, नजीबाबाद, हरिद्वार और रुड़की में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को इनके पास से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद हुए। वहीं SSP हरिद्वार D सेंथिल अबुदई कृष्णराज S ने बताया कि बीती 5 मई की रात को रुड़की के पठानपुरा से चोरी की गई एक स्प्लेंडर बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो पिछले लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे हैं। पकड़ा गया आरोपी नौशाबाद, नजीबाबाद
पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चोरी और गैंगस्टर जैसे 40 केस दर्ज हैं। सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था, उसका रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रूट की टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिराव का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है। इसमें ये कोतवाली रूट की का है, 3 जो है ताना शामपुर का है और एक देहरादून और एक नजवाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण का कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है। हमने क्राइम प्रेस नोट में जो उसका डिटेल दिया है। इनका विरुद्ध जो है गैंगस्टर का कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस टीम को जो है 2,500 रुपये के इनाम घोषित है। 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग उनकी कर रहे हैं। ये तो लगातार कर रहे हैं। इनका तो मुकदमा जो है 14 से मुकदमा है। अभी 5 मई को 11 कोतवाली रूट के से जो चोरी हुआ है, उस सारा से जो है हमने जो है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल 8 जून से आरटीओ दफ्तर में कामकाज शुरू हो जाएगा। दफ्तर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, टैक्स और वाहन ट्रांसफर के लंबित कामों को निपटाने की अनुमति मिल गई है। अगले हफ्ते यानी 8 जून से आरटीओ में सीमित संख्या के साथ काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा परिवहन विभाग लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट फिर से शुरू करने की तैयारी भी कर रहा है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो पिछले कई महीनों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना लॉकडाउन के चलते लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का काम 5 महीने तक बंद रखा गया था। बाद में अनलॉक 2 के तहत 20 जुलाई से परमानेंट लाइसेंस बनाने का काम शुरू तो हुआ था, लेकिन संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लर्निंग लाइसेंस का काम बंद रहा। रुद्रपुर में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने और दुकानों को खोलने को लेकर कोई रियायत नहीं देने के प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ प्रांतीय औद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सरकार को जगाने के लिए मुख्य बाजार में ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू के चलते 43 दिनों से दुकानें बंद हैं, इससे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार से दुकानें खोलने को लेकर छूट देने की मांग भी की गई थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। इसके चलते आज थाली और ताली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारी हित में कोई निर्णय नहीं लेगी तो व्यापारी आंदोलन और तेज करेंगे। कोविड कर्फ्यू में राहत की उम्मीद को झटका लगने के बाद ऋषिकेश योगनगरी के व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अल्मोड़ा जिले का बताया जा रहा है, जहां एक लड़के और पुलिसकर्मी के बीच तीखी बहस हो रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सबसे पहले मास्क को लेकर युवक को कुछ कह रहे हैं और इसके बाद उनके बीच झड़प शुरू हो जाती है। युवक और पुलिसकर्मियों के बीच यह बहस लगातार चलती रहती है और आसपास के कुछ लोगों में भी ये तमाशा देखने की होड़ लग जाती है। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर कार में बैठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन युवक इसी तरह से पुलिसकर्मी के चंगुल से छूटकर अपने घर की छत पर चला जाता है।
हालांकि अब जानकारी के मुताबिक युवक ने पुलिस से माफी भी मांग ली है। उत्तराखंड पुलिस ने चमोली के नखनियाना गांव में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने बीते दिनों अतिक्रमण हटाने पर पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसमें पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए थे। हमले में कई पुलिसकर्मियों के अलावा नगर पंचायत और तहसील प्रशासन के कर्मचारी भी घायल हुए थे। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं पुलिस अधिकारियों ने पत्थरबाजी की घटना पर दुख जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पत्थरबाजी की घटना में 35 से अधिक लोग शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद स्थिति संभालने के लिए प्रशासन ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर से और पुलिस बल मंगवाया गया था। पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नगरकोटा के समीप तीसरे दिन भी अभी तक बंद पड़ा है। बुधवार को देवप्रयाग के निकट बेली बैंड में चट्टानी मलबा आने से यहां भी बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद से उसे खोल दिया गया है। सोमवार रात को एक बार फिर से अचानक मौसम का मिजाज जैसे ही बिगड़ा। इस दौरान तेज आंधी के साथ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आंधी के कारण आम, लीची, नाशपाती, नींबू इन सभी की फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। आंधी चलने से एनएच पर दुगड्डा में लोनीवी कार्यालय के समीप एक पेड़ गिरा था, जिससे एनएच पर करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पेड़ टूटने से उसके नीचे खड़ी गायें दबकर मर गई थी। सूचना पर दुगड्डा चौकी पुलिस ने लोनीवी दुगड्डा के अधिकारी कर्मचारी मौके पर भी पहुंचे। जेसीबी की सहायता से सड़क से पेड़ को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। उत्तरकाशी में लगातार जारी बारिश पशुपालकों पर आफत बनकर बरसी है। यहां सोनगाड के पास भारी चट्टान टूटने से पशुपालकों की करीब 40 बकरियां भागीरथी नदी में बह गई। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हर्षिल पुलिस ने 13 मृत बकरियों को पानी से निकाला है। किसी के लिए मवेशियों का नदी में बह जाना भले ही सामान्य सी खबर होगी, लेकिन जरा उन पशुपालकों के बारे में भी सोचिए जिनके लिए उनके पशु ही गुजर बसर का एकमात्र सहारा थे। अचानक हुई इस घटना से पशुपालक और उनका परिवार बुरी तरह से सदमे में है। हादसा सोनगाड के पास हुआ, जो कि जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर है। मंगलवार को क्षेत्र में रहने वाले बकरी पालक अपनी बकरियों को घास चराने के लिए जंगल में लेकर गए थे। शाम करीब 6:30 बजे ये लोग मवेशियों संग वापस लौट रहे थे, तभी बरसाती नाला सोनगाड के पास तेज धमाके के साथ एक भारी चट्टान नीचे आ गिरी और हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल के लिए आपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, स्टेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
स्तर पर विराजमान। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। सरकार और किसानों के बीच लगातार बढ़ते जा रहे टकराव को लेकर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को दो टूक बड़ी चेतावनी दे डाली। अनिल विज ने देवेंद्र बबली के मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। विज ने कहा कि किसानों को आंदोलन करना है तो करें, काले झंडे बैनर दिखाएं, लेकिन 200 मीटर दूर से देवेंद्र बबली के जोरदार विरोध को लेकर विज काफी सख्त नजर आए और सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि आप किसी के कार्यक्रम में ना जाने से घर ना जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हाल जानने से न जाने दें। आखिर ये कैसा आंदोलन है? विज यही नहीं रुके और उन्होंने बताया कि बीते रोज प्रकरण की एक बात FIR में दर्ज है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में दवा गुल, शराब पुल ये आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला पर भी आज विज के आक्रामक तेवर नजर आए। विज ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जिस बात की तरफ ध्यान होता है वो उसी के बारे में पता करता है। इसके अलावा विज ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरफ जिस आदमी का ध्यान होता है उसी का पता करता है। उसने दारू का पता किया होगा, दवाई का पता ही नहीं किया होगा। कोरोना में किस मरीज को दवाई नहीं मिले? टफ से टफ टाइम में भी हमने मेडिसिन मुहैया कराई और ना केवल सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को भी रेमडेसिविर हमने मुहैया कराई। और ये जनाब कहते हैं कि दवाई नहीं है। आज ब्लैक फंगस है, हम कहीं से भी लाके दे रहे हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं। बाजार में मिल रही हो, सरकार ना खरीदे, सरकार कसूरवार है। जो चीज बाजार में बन ही नहीं रही, कम बन रही है, उसको सिस्टमेटिक करके हर जरूरतमंद मरीज तक पहुंचे, उसकी हमने व्यवस्था की हुई है। ये झगड़ा बड़ा पुराना है। हरियाणा के टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच कल हुए विवाद के मामले में आज किसानों के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया। किसानों के द्वारा हिसार चंडीगढ़ रोड पर पंचायत की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंचायत में ऐलान किया कि विधायक के द्वारा किसानों के साथ जो गाली गलौज की गई उसको लेकर विधायक माफी मांगे। अगर विधायक माफी नहीं मांगता तो पुलिस प्रशासन विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करे। उन्होंने कहा किसानों पर जो पुलिस द्वारा केस दर्ज किए गए उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा अगर पुलिस प्रशासन या फिर विधायक उनकी बात को नहीं मानते तो किसान आगे आंदोलन को लेकर रणनीति बनाएंगे। जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकारी गुंडागर्दी है
अगर एमएलए में इतना दम है तो पुलिस को पासे कर दें और फिर बीच में आए, और पुलिस को भी ऐसे लोगों को कह देना चाहिए कि अगर आप इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो आगे के लिए पुलिस उनके साथ नहीं आएगी। तो हमारा आज 2-3 मांगे हैं, हमारी 2-3 मांगे हैं कि ये जो एमएलए है या तो ये माफी मांग ले, और अगर वो माफी नहीं मांगता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। उसने जनता को भड़काया है, उपद्रव करवाना चाहा है। हरियाणा में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में स्वच्छता सेनानी के साथ साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योद्धा फ्रंटलाइन वर्कर के नाते समाज को सुरक्षित करने के लिए आगे आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। इन सब की तरफ से जो भी काम किए जा रहे हैं वो समाज को दी जाने वाली बहुमूल्य सेवा है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब कोरोना की लड़ाई चल रही है तो सबसे आगे हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के साथी, पुलिस के साथी और स्वच्छता सेनानी फ्रंटलाइन वर्कर के नाते, एसेंशियल वर्कर के नाते अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने को संक्रमण की परवाह किए बिना, अपने परिवार की बीमारी की परवाह किए बिना कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बीमारी ना फैले, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इनकी जो सेवा है आज मैं समझता हूं कि समाज को दी जाने वाली बहुमूल्य सेवा है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। तो इनको निवेदन किया था, पता चला था कि ये थोड़ा घबरा रहे थे वैक्सीनेशन करवाने में, तो खुद जाके हमारी टीम ने उनके हाथ जोड़ के निवेदन किया और मुझे लगता है उसके बड़े सुखद परिणाम आए हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। हरियाणा के पलवल जिले में कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते जिले की आबादी की पूरी जांच करने में पलवल जिला हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल जिले की आबादी 10.5 लाख के करीब है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लोगों की स्क्रीनिंग करने का कार्य किया गया, जिसके आधार पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायत को जिले में लागू किया गया। हमारे जिले में जो मुख्यमंत्री ने टीमें भेजी हैं जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए,
उससे हमारे इलाके में कोरोना महामारी पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। नहीं तो ये महामारी ऐसी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। तो इस स्क्रीनिंग में हमारा पलवल जिला नंबर 1 पर रहा है और हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सीएमओ साहब, हमारे डीसी साहब नरेश नरवाल जी और ब्रह्मदीप जी और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी तथा हमारे विधायकों का बहुत सजग प्रयास रहा है, जिससे कोरोना से जितना नुकसान होता है उससे बहुत कम ही नुकसान हुआ है, बचाव हो गया है बहुत हद तक। और जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया है। तो आंकड़ा बढ़ा है, गाँवों में से बहुत कम हुआ है, बट उसके बाद भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि हमारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। जागरूक करने के बाद उनका जो स्क्रीनिंग जो हुआ है। हरियाणा में सूरजमुखी की फसल की सरकारी खरीद आज से शुरू हुई है, लेकिन किसान पिछले 15 दिनों से अपनी फसल प्राइवेट खरीदारों को बेच रहा है, क्योंकि प्राइवेट खरीदार किसान के फसल को 6000 से लेकर 6300 तक प्रति क्विंटल के भाव के हिसाब से खरीद रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा एमएसपी 5885 तय की गई है। वहीं आज अंबाला शहर अनाज मंडी में फसल सरकारी बोली में खरीदी नहीं जा सकी, क्योंकि आज मंडी में सरकारी बोली नहीं आई। आज अंबाला की अनाज मंडी में 302 क्विंटल आवक दर्ज की गई। किसान सूरजमुखी के एमएसपी में ज्यादा रेट पर बिकने से खुश नजर आ रहे हैं। 1 एकड़ की तो लगभग 7 क्विंटल निकलती है जी 1 एकड़ में। रेट 6,100 रुपये लग जाती है, कभी कम भी लग जाती है। एमएसपी रेट 5800 है फिलहाल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल घाटे में इस वर्ष 2.87% की कमी आई। निगम के AT&C लॉसेस पिछले वर्ष की तुलना में 16.50% से घटकर इस वर्ष 13.63% के स्तर पर आ गए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि AT&C लॉसेस को कम से कम स्तर पर लाने के लिए निगम द्वारा विशेष अभियान चलाए गए, जिसके तहत सभी उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार बिल जारी करवाना और वर्तमान बिल के साथ साथ बकाया बिल राशि को भरवाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया, जिसके लिए उपभोक्ताओं में बिल भरने के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों से बिजली बिल की बकाया राशि भरवाई गई। जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, उनके कनेक्शन काटने का अभियान चलाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल कोरोना काल की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले NHM कर्मचारियों के लिए हवन यज्ञ किया गया, जिसका मकसद आत्मिक शांति और सरकार का ध्यान अपनी जायज मांगों की ओर ध्यान खींचने का था। आपको बता दें, NHM कर्मचारियों ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के परिसर में हवन यज्ञ करते हुए 2 मिनट मौन रखते हुए सरकार से मांग की कि फ्रंट फुट पर कार्य करने वाले काल का ग्रास बने 5 NHM कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जो हमारे 5 साथी अभी शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में हमने आज ये हवन कर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा हुआ था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो अब कोरोना काल की महामारी का टाइम चल रहा है, उसमें हमारे NHM के सारे साथी जो 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं सबसे फ्रंट लाइन में। तो हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार को अभी नज़रअंदाज कर रखी है। 7वां वेतन नहीं दिया है और जो 3 साल से हमारे कर्मचारी लगे हुए राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात